हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पॉन्जी स्कीम्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स, जो कि गलतियां हम इन्वेस्टमेंट करने में करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन्फ्लेशन होता क्या है, पैसे की खरीदने की ताकत हर साल घटती चली जाती है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेविंग्स ग्रो करते रहें, तो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन अभी के आज का इन्फ्लेशन 2021 में करीब 5.5-6% के आसपास है। तो आप देखेंगे बैंक का एफडी रेट इसी के आसपास है, इससे कम रहता है। तो बेसिकली एफडीज कैन नॉट बीट इन्फ्लेशन, तो हमें कहीं ना कहीं बाहर इन्वेस्ट करना होता है। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, लॉटरीज, ये सारे कुछ तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जब हमें इन्वेस्ट करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं। उसी में कई लोग फंस जाते हैं पॉन्जी स्कीम्स में। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोई तरीका नहीं है आसानी से पैसे बनाने का। देयर आर नो इजी वेज टू मेक मनी। और लॉटरी भले ही आसान लगे, उसमें वो प्रॉपर मतलब मोस्टली लक पे डिपेंडेंट है। तो उसमें जीत पाना पॉसिबल है, रैंडमाइजेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। और काफ़ी कम लोग जीतते हैं, पैसे काफ़ी ज़्यादा लोग डालते हैं बट काफ़ी कम लोग जीतते हैं। बट ये गैम्बलिंग से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ रैंडमाइजेशन ज़्यादा है। गैम्बलिंग में रैंडमाइजेशन इससे थोड़ा कम रहता है, यानी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशंस होते हैं कि आप इससे ज़्यादा जीत नहीं सकते। जैसे लॉटरी में है कि 3 ही विनर्स हो सकते हैं, तो वहाँ रैंडम सेट ज़्यादा है। वो 3 कैसे डिसाइड होंगे, रैंडमली डिसाइड होंगे। बट जो गैम्बलिंग होती है बेसिकली, वो रैंडमनेस से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पे बेस्ड है कि 10 से 20% टाइम्स या उससे थोड़ा ज़्यादा इधर उधर डेविएशन हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम्स हाउस विल ओनली विन। तो एक पॉलिसी चलती है, हाउस ऑलवेज विंस इन गैम्बलिंग, हाउस ऑलवेज विंस। तो इवेंचुअली कुछ लोग जीतते तो हैं, बट मैक्सिमम लोग गैम्बलिंग में पैसे हारते ही हैं। और ये बहुत एडिक्टिव होती है। कोई फंस गया इसमें तो काफ़ी देर तक फंसा रहता है। कई लोग घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया उसके चक्कर में। तो लॉटरीज इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, गैम्बलिंग भी है नहीं। अब एक बात है, गैम्बलिंग में लोग फंसते कैसे हैं। तो पैराडॉक्सेस वो चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली होती हैं सोसाइटीज़ में या नेचर के हिसाब से जो प्रेजेंट है डे टू डे लाइफ में, बट इट कैनॉट बी एक्सप्लेन। जैसे बिगिनर्स लक का कहना है कि आप कुछ भी पहले स्टार्ट करोगे तो यू विल विन। तो गैम्बलिंग में भी लोग जाते हैं तो पहले कुछ बार जीतते ही हैं। आप कभी भी खेल के देखो, ये सच है। कुछ भी नया स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा लक फेवर करता है, संभव करता है, किसी को पता नहीं कैसे। ऐसे ही एक और पैराडॉक्स है, बेसिकली बर्थडे पैराडॉक्स। कभी भी 26 लोगों का ग्रुप होगा तो उसमें एटलीस्ट एक पेयर ऐसा मिल जाएगा, यानी 2 लोग जिनका बर्थडे सेम होगा। ये होता है, ये पैराडॉक्स है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ट्रू ही है। कैसे है किसी को पता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्सेस होते हैं, जिसमें से एक बिगनर्स लक है। तो ये इससे लोगों को बेसिकली एडिक्शन लग जाता है। उनको लगता है जीत रहे हैं तो हम और जीत जाएंगे। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल ही नहीं है, लॉटरी और गैम्बलिंग। तो कोशिश करें कि इस पे प्लान ना करें। लॉटरी खेलें, गैम्बलिंग तो बिल्कुल ना करें। लॉटरी मन है तो खेलें, क्योंकि टिकट साइज़ वैसे ही कॉस्ट बहुत कम है, बट बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं उसमें। अब बात आती है इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट, बट इसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो इसके लिए नॉलेज गैदर करें। अगर तकलीफ हो रही हो तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स या ब्लू चिप कंपनीज जो लगातार डिविडेंड देते हैं, दे हैव वेरी गुड मैनेजमेंट। तो ब्लू चिप कंपनीज खोल के सर्च कर लें। जैसे हमारे यहाँ रिलायंस इज ब्लू चिप कंपनी, वो रेगुलर देती है। टीसीएस से ब्लू चिप कंपनी, इन्फोसिस रेगुलर डिविडेंड देती हैं वो सब। तो या तो इन सब में पैसे लगा दे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉफिट देंगी ही देंगी। बट हाँ, एक आध दो स्कैम, जैसे सत्यम स्कैम में वो फ्रॉड कर रहे थे, तो एक आध बार गलत होता है। दैट्स वाई थोड़ा पढ़ना तो ज़रूरी है। बट अगर ब्लाइंड जाना है तो ब्लू चिप कंपनीज प्लस निफ्टी 50 या सेंसेक्स। निफ्टी 50 इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स जो कि एक्सचेंज पिक करती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। वैसे ही सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक्स इन इंडिया। तो टॉप की जो कंपनीज है उन पर मोस्टली रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी डिपेंडेंट होती हैं। तो दोज आर सेफ। अगर ऐसे भी पैसे लगाने हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो इस पर लगा लें। या म्यूचुअल फंड्स जो कि लाइसेंस है बेसिकली, म्यूचुअल फंड से पैसे लगाएं तो दोस्त फंड मैनेजर्स विल टेक केयर। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है, बट स्टिल फाइन, बेटर देन, बिकॉज दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन। ये स्टॉक मार्केट में अच्छा पोटेंशियल है, लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है। फिर जैसे बताया कि इन्फ्लेशन बीट करने के लिए ज़रूरी है, और एफडी से इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर सकते। तो एफडी इज़ नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट अगर आप बहुत सेफ रखना चाहते हैं पैसे तो यस, एफडी रख सकते हैं। यूजुअली वैल्यू जितनी डिटोरिएट होती है
उतना इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बट पैसे बढ़ेंगे नहीं, उतने के उतने रह जाएंगे। फिर तो चलिए देखते हैं पॉन्जी स्कीम्स कितने तरह की होती हैं। तो बेसिकली पिरामिड स्कीम इज अ पॉन्जी स्कीम। पिरामिड स्कीम में होता क्या है कि लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंटाइस करते हैं यूजर्स को, यानी बोलते हैं कि आप इतने पैसे दो, इतने साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। दैट इज़ अ काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉन्जी स्कीम होता है। फिर होता है ये हायरार्किकल, जहाँ की पिरामिड स्कीम बनता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लगभग आपको समझ में आता है, जो भी बिना किसी कैच के पैसे मांग रहा है डबल करना, वो डेफिनेटली डबल या थोड़ा करने, थोड़ा ज़्यादा या 3 गुना 4 गुना करने की बात कर रहा है, वो डेफिनेटली पॉन्जी स्कीम है। वो एक तो वो अब पॉन्जी स्कीम्स में पिरामिड स्कीम भी एक पॉन्जी स्कीम होती है। पिरामिड स्कीम में होता क्या है कि वो बिना सर्विस के, कुछ तो भी बेकार सा आइडिया रहेगा, उसमें बोलेंगे कि आप और यूज़र्स लाओ, तो उनमें से एक कट आपको मिल जाएगा। तो ये ग्रो करते रहती है ट्री, कब तक? जब तक नीचे में लोग रियलाइज़ करें, नीचे वाले लोग रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, अब कोई लोग ज्वाइन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई सर्विस है नहीं। तो इवेंचुअली कुछ लोग को बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल है कि 2 लाख 3 लाख लोग बेवकूफ़ बन जाएं, बट पूरे की पूरी आबादी बेवकूफ़ नहीं बनती। तो जैसे ही ये ट्री, ये पेड़ जो है, जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो नीचे से वो पत्ते टूटने लगते हैं कि अब ये ग्रो नहीं कर रहा, तब ये पॉन्जी स्कीम क्रैश होती है। तो अभी हम देखेंगे कुछ तरह के पिरामिड स्कीम्स, पॉन्जी स्कीम्स जो लोगों ने किए हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देशों में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कभी आपके पास ऐसा कुछ आए तो बच के निकले वहाँ से, कभी उसमें पैसे ना डालें, थोड़े भी पैसे ना डालें, वो डूबना ही डूबना है। और दूसरा इसी तरह का होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो देखिए जैसे एमवे जो प्रोडक्ट था, वो कुछ दिन तक मल्टी लेवल मार्केटिंग पे चला, बट वो इंडिया में अभी तक तो प्रूफ नहीं हो पाया, और कई सारे कंट्रीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में तो प्रूफ नहीं हो पाया कि पॉन्जी स्कीम है। बट बेल्जियम ने बेसिकली उसे मार्क कर लिया कि दैट इज़ अ पॉन्जी स्कीम। तो बेसिकली इनका था क्या, तो मटेरियल मार्केटिंग होती क्या है कि आप एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट जाता है लोगों को और पैसे ऊपर आते हैं, और प्रोडक्ट जो सेल्स होता है उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा मिल जाएगा। तो दिस इज़ जेन्युइन इन मेनी केसेस, बट नॉट इन ऑल केसेस। हर केस में जेन्युइन नहीं होता। तो इन दोनों में डिफरेंस पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुने और पढ़ें। जब भी आपको ऐसा कुछ आपके सामने आए तो ज़रूर पढ़ें, बट आई वुड से कि आप टोटली इन सब को अवॉइड करें, इसमें फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट रहता है जो कि यूज़फुल है, यूज़लेस नहीं है, और वो सेल होता है बेसिकली। तो एमवे सेल होती रही है, एमवे के प्रोडक्ट दुनिया भर में सेल हुए हैं। प्रोडक्ट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, डेफिनेटली नहीं थे, मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, बट प्रोडक्ट्स यूज़फुल तो थे, कॉस्टली ज़्यादा थे। तो आई थिंक वो जो कॉस्ट एक्स्ट्रा था दैट वाज देयर ब्लफ, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेते थे स्कीम के थ्रू, इसके कारण वो पॉन्जी की कैटेगरी में आया बेसिकली। हर्बल लाइफ पे बेल्जियम केस हार गई थी। यूएस इंडिया में शायद अभी भी चल रहा है लिटिगेशन। तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नए लोगों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, बट जो जुड़ जाते हैं उनको ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस नहीं होता कि आप पूरे पैसे दिए पूरे पैसे डूबेंगे। आपको प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, कमीशन आपका बनता रहता है। हाँ, बट वो प्रोडक्ट्स महंगे थे एमवे केसेस में। और पिरामिड स्कीम्स बेसिकली लोगों को लेना आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप ज्वाइन करो, पैसे दो, 10 के 20 हो जाएंगे तुरंत, या आप और लोग लेके आओ, उनके पैसे भी आपको मिलते जाया करेंगे, और 2-2 साल 3-3 साल पे डबल भी हो जाया करेंगे। तो ऐसे तो लालच दिया जाता है। तो वो तो सुन के सीधे पता चल जाना चाहिए कि वो एक धोखाधड़ी वाला स्कीम है। ये बेसिकली एक लॉ के अंडर आता है जिसको प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम 1979 लॉ है। तो ये बेसिकली पॉन्जी स्कीम इन सारे लॉज को ब्रेक करते हैं, ये सब अलाउड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि पॉन्जी स्कीम्स को पॉन्जी क्यों बोला गया, और बेसिकली कुछ तरह के धोखेबाजी वाले स्कीम्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलाए गए हैं। तो ये देखते हैं पॉन्जी स्कीम का नाम पॉन्जी स्कीम्स क्यों पड़ा। तो बेसिकली एक बंदा था चार्ल्स पॉन्जी, ये यूएस में उसने ऐसे ही स्कीम चलाया था बेसिकली कि पोस्टल रिप्लाई कूपन्स आप बेचो और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, और जितने लोग लाओगे आपको उसके बदले में और पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली करता क्या था कि नए लोगों से पैसे लेके पुराने वालों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया करता था। तो बस यही होता, नए लोग जैसे ऐड होना बंद हो जाते हैं तो वैसे ही ये स्कीम पूरी ब्रेक हो जाती है। तो कुछ साल चला लेते हैं ये लोग,
5 साल 6 साल। एक बंदा है नीचे दिखाऊंगा जिसने लगभग इसे 20 साल चला लिया है। तो बेसिकली ये इतना फेमस हुआ उस टाइम 1920s के आसपास कि उसके बाद से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कीम्स, ऐसे धोखाधड़ी वाले सिस्टम्स को पॉन्जी स्कीम्स ही बोला जाने लगा। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स थे, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो अपना टाइम निकाल के। ये जानना ज़रूरी है सभी के लिए कि आप कभी ना फंसे। आप जब पैसे कमा रहे हो तो हार्ड एंड मनी है, आप उसे गंवाना पसंद ना करोगे। एक केस है जो बर्नी मैडॉफ का है, ये मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ही वॉज एबल टू रन दिस फॉर 20 ईयर्स। लगभग 20 साल तक वो रन कर पाया इसको। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया ऑल ओवर, मतलब यूएस से स्टार्ट हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट पड़ा, तब जाके इसकी स्कीम ब्रेक हुई। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि यूजुअली वो बहुत हेवी रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, बट दिस गाई वो बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा था, 7 से 8% मात्र ओनली। तो सब लोगों को लगता था जेन्युइन है। और वो एक झूठा रिपोर्ट्स भी पब्लिश किया करता था कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिटेबल दिखता था वो यूजुअली दिखाने लगता था रिपोर्ट में कि इसमें इन्वेस्ट किया हुआ, बट बेसिकली कहीं इन्वेस्ट नहीं करता था। एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में वो सारे पैसे रख दिया करता था। नए इन्वेस्टर आते थे, उनके पैसे से दूसरों को पे किया करता था। तो सेम स्कीम थी पिरामिड, बट ही वॉज़ वेरी स्मार्ट। वो बहुत चालाक था, सबके लिए ओपन नहीं था। वो कहता था कि हम जिनको जानते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के जानने वालों को हम अपने में इंक्लूड करेंगे। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है। तो लोगों को लगा कि ये बंदा ज़्यादा सही है। यूजुअली पॉन्जी स्कीम्स जो होते हैं, पिरामिड स्कीम्स, वो ओपन होते हैं कि कोई भी चला है, हम किसी को भी ले लेंगे, आप लाते जाओ और लोग उनको भी ले लेंगे और आपको कमीशन देते रहेंगे। बट ये उसको अच्छे से गेम खेला, तो इसको सेटअप करने में टाइम लगा होगा, बट इसका स्कीम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चला। बट 2008 में जब क्राइसिस हुए और इसके पास काफ़ी सारे हेज फंड्स ने पैसे डाल के रखे थे, तो जब हेड फंड ने पैसे मांगे और उन्होंने काफ़ी पैसे डाल के रखे थे, तब इस बंदे के पास पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि कभी इसका पैसा खुद का बढ़ा नहीं, वो तो नए पैसे से पुरानों को पे करता था, कुछ अपने लिए रख लेता था। तो इसके पास वो पैसे थे नहीं। तो इसमें करीब करीब 20 बिलियन, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री है। 20 बिलियन का स्कीम, इतना बड़ा पॉन्जी स्कीम शायद ही और किसी ने किया हो। और बेसिकली उसको सज़ा हुई 150 सालों की और ये मर गया। तो ऐसे स्कीम से बच पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत फेयर दिखाते हैं। तो इस केस में इन सब केसेस से बचने के लिए पढ़ना ही ज़रूरी है। ऐसे केस आपके पास आएंगे तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया के कुछ पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। तो पहला देखते हैं इंडिया में जो स्पीक एशिया स्कैम था। ये काफ़ी फेमस वाले हैं, ये हमेशा होते ही रहते हैं काफ़ी सारे, बट ये बहुत फेमस जो हुए हैं। तो इसमें लोगों को कहा गया कि आप रजिस्टर करो खुद को रजिस्टर करो 11,000 पे, और काफ़ी सारे ऑनलाइन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और आपको साल के लगभग 52,000 मिल जाएंगे। और आप अगर और लोगों को ज्वाइन करते हो तो उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। तो अगेन इसमें शुरू से ही रेड फ्लैग्स हैं। आपको ऑनलाइन सर्वे भरने के लिए इतने पैसे क्यों कोई देगा? ऑनलाइन सर्वे होता है एंड यूज़र्स के लिए, तो आप फेक सर्वे भरोगे तो फेक सर्विस के लिए भी वो कम पैसे मिलते हैं, इतने नहीं मिलते कि लोगों को इतना पैसा मिल जाए। तो बेसिकली वो बस पिरामिड सेटअप करना चाह रहे थे। तो ये लोगों को देख के उस टाइम समझना चाहिए था कि ये एक पिरामिड स्कीम है, यहाँ फंसना ही फंसना है। फिर इंडिया का सेकंड फेमस पॉन्जी स्कीम जो रहा है वो शारदा ग्रुप चिट स्कैम, जो बंगाल में हुआ था। इस पे काफ़ी सारे टीएमसी के लीडर्स फंसे हैं, आज भी केसेस चल रही हैं। तो इसमें अगेन लोगों को बैंक की तरफ बुलाया गया, पैसे डालो। चिट फंड्स बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे बैंक से आप इंटरेस्ट लोगे तो बैंक काफ़ी सारे, मान लो 10% पे आपने इंटरेस्ट लिया तो बैंक 10% लेगी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पे। चिट फंड में होता है कि हाँ 4 लोग मिल गए और किसी को लोन चाहिए तो हमने लोन दे दिया, बैंक से कम पे देंगे क्योंकि हमको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो 4-5% मिलेंगे, बैंक से पैसे लो तो 10% पे लेना पड़ेगा। एक्चुअली ज़्यादा ही होता है, परसेंट वो 17-18% जाता है। तो मान लो 17-18% दो और 17-18% पे बैंक से पैसे लो, बट बैंक को जब दो तो 4-5% देते हैं। तो ये डिफरेंस को कैसे कम किया जा सकता है? तो चिट फंड बहुत गुड आइडिया, काफ़ी सारे सक्सेसफुल चिट फंड्स चलते भी हैं इंडिया में। ये लेटर ऑन स्कैम बन गया, मे बी स्टार्ट हुआ हो इनिशियली सही से। तो होता क्या है इसमें कि जिनके पास पैसे हैं वो जिसको चाहिए उसको दे देंगे, बट दोनों के लिए फेवरेबल रहेगा, यानी हमको बैंक से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और लेने वाले को बैंक से कम में पैसे मिल जाएंगे। तो मान लो 10% पे डील हो गई,
तो उसको भी 7% का बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसको 7% एक्स्ट्रा देने पड़ते बैंक को। हमें भी 5% का बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमें बैंक से 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो चिट फंड इज़ अ गुड आइडिया, बट इवेंचुअली ये स्कैम बन गया पिरामिड वाला, जहाँ आप लोग लाते जाओ, क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे तो फंड की साइज बड़ी होती जाएगी। तो इवेंचुअली टर्न आउट भी पिरामिड स्कैम। आप लोग लाते जाओ, आपको कमीशन मिलता चला जाएगा, और पता नहीं किसी को कितना लोन मिल रहा था, बट इवेंचुअली लोगों का करीब 200 बिलियन रुपीज़, तो काफ़ी लोगों का पैसा इसमें ज़िंदगी भरी कमाई डूब गई। बट ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यही था चिट फंड स्कैम में। अब आगे देखते हैं एमवे का स्कैम। तो एमवे का स्कैम जैसे मैं ब्रीफली बता चुका हूँ, इसमें उतना ही है, अभी भी हर जगह प्रूफ नहीं हुआ है। बेसिकली सिर्फ बेल्जियम में इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी। बाकी सारे देशों, यूएस में भी, इंडिया में भी लिटिगेशन चल ही रहा है जहाँ पर ये प्रूफ नहीं हुआ है। बट हाँ, सीईओ को सज़ा तो हुई थी। एक बार आंध्र प्रदेश ने, जो कि अभी तेलंगाना है, और बेसिकली एक बार केरला ने इस बैन भी लगाया था, बट इवेंचुअली स्कैम चलते रही, कोर्ट ने स्टे हटा भी दिया। तो काफ़ी कुछ है, बट इवेंचुअली ये पिरामिड ही है। ये ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं, इनका स्कैम ऐसा होता है। प्रोडक्ट तो है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग तो है ये, बट जो ओवर प्राइसिंग है जिससे इनका प्रॉफिट निकलता है, दैट इज़ व्हाट लेड टू स्कैम, कि ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं, आप दोस्त और परिवार सबको बेचते हो। एनीवेज मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत बुरी चीज़ लगती है मेरे को पर्सनली। मेरे भी कुछ दोस्त किया करते थे। एक्चुअली मेरे चाचा का भी लॉस हुआ है पॉन्जी स्कीम में। उन्होंने काफ़ी लोगों से पैसे डबल करने के लिए, इनके पास ऑफर आया, इन्हें अपने रिलेटिव्स को कन्विंस कर लिया, रिलेटिव से पैसे ले लिए, और वो लेके भाग गए पैसे। इनका खुद का भी गया। उसके बाद ये करीब 8-10 साल तक रिलेटिव्स को पैसे चुकाते रहे, और कुछ फ्रेंड से भी लेते, उनको भी चुकाना पड़ा। तो जो डबल वाले हैं, तो उनको तो बिल्कुल अवॉइड करो, कभी नहीं सक्सेसफुल होता है, वो हमेशा ही स्कैम होता है। एमएलएम में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, बट अगेन जो इसमें करते हैं लोग, उनसे कॉन्टैक्ट छोड़ दें। क्योंकि क्या करते हो आप, आपके कॉन्टैक्ट क्या होता है, फैमिली और फ्रेंड्स, उन्हीं को आप जाके बेचोगे। तो पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग, पीपल अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि ये तो बंदा तो आएगा हमको बेचने, तो रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। तो एमएलएम ऑल्सो अच्छा तो पसंद नहीं लगता, बट अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो एमएलएम और पिरामिड स्कीम में, तो करो, मतलब आपकी चॉइस है। आई वोंट सजेस्ट एनी टाइम। फिर एक इंटरेस्टिंग और स्कैम था, जो बेसिकली लिमोजिन स्कैम्स। इनका क्या कहना था कि बेसिकली जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये सब बड़ी गाड़ियाँ होती हैं लिमोजिन मॉडल की। लिमोजिन मतलब जो बड़ी लंबी गाड़ियाँ होती हैं उनको लिमोजिन मॉडल बोलते हैं। तो बड़ी गाड़ियाँ किराए पे देंगे, उनसे जो प्रॉफिट आएगा आपको उसमें एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। बट ये मांगते थे सीधे पैसे, वो सीधे पैसे मांगते थे। तो जहाँ लोग सीधा पैसा मांगे और बोले कि आपको रिटर्न्स मिला, और कुछ नहीं करना है, वो डेफिनेटली स्कैम है। उसमें और कुछ नहीं सोचना, डेफिनेटली स्कैम है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए देयर विल बी अ कैच, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रूल्स होंगे जिसके कारण आपको लॉस होगा, और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। कहीं भी बिजनेस में जाओगे, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तभी वो फेयर बिजनेस है। अगर बहुत ज़्यादा कम है या बिल्कुल नील है, तो डेफिनेटली स्कैम है। तो इसमें वो क्या करते थे कि आपसे पैसे लेंगे और कहते थे गाड़ी खरीद के हम किराए पे देंगे, और आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा सालाना। और अगर आप और लोग लाओगे तो उस पर कमीशन भी मिलेगा। तो अगेन लोग जहाँ लाए तो वो फिर पिरामिड स्कीम बन गई, और जहाँ डायरेक्ट पैसे मांगे तो ऑलरेडी वो स्कैम ही था। ऐसे बहुत सारे स्कैम बहुत जगह भी हुए हैं। जैसे ईमू का अंडा बेचने के लिए ईमू और ऑस्ट्रिच के फार्म्स बनाए गए हैं बहुत सारे, यूएस यूरोप में बहुत सारे हैं ऐसे। तो आप ढूंढ सकते हो। इट विल बी इंटरेस्टिंग रीड, एनीवेज आपको इन्वेस्टमेंट में काम आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यही था पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। और कुछ जानना हो इसके बारे में, कुछ डिटेल्स चाहिए हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।